students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। स्टूडेंट्स, ये आपके बायोलॉजी का एक हाईएस्ट वेटेज कैरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। जी हाँ, लाइफ प्रोसेसेस की भी एक कहानी होती है, छोटी सी कहानी है। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा इस चैप्टर में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट, आप कैसे पहचानेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि मैम उसके अंदर कुछ अगर हमें मूवमेंट दिखाई देती है या वो कुछ काम करता हुआ नज़र आता है तो हम कह सकते हैं कि वो अलाइव है। यही बात है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर हम एग्जाम्पल देखें अपनी डेली लाइफ में कि एक डॉग जो है वो रन कर रहा है या ह्यूमन बींग्स कुछ काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो अलाइव है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो सो रहे हैं तो तब तो उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, तब आप कैसे बता सकते हैं कि वो अलाइव है। तो आप सोच रहे होंगे इस बारे में, आई एम श्योर, है ना। तो आप लोग कहेंगे कि मैम उनकी सांसें चल रही होंगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो अलाइव है ना, ब्रीथिंग से। बिल्कुल सही बात है, हमें ब्रीथिंग से पता चल जाता है कि वो अलाइव है। सिमिलरली अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो अलाइव हैं या डेड हैं, तो आपको उनके ग्रीन लीव्स को देख के पता चल जाएगा, है ना। आप कहेंगे मैम अगर लीव्स उनके ग्रीन हैं तो वो अलाइव है, और अगर ब्राउन कलर के लीव्स हैं या वो शेड कर रहे हैं अपने लीव्स को तो वो प्लांट जो है वो डेड है। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि कई प्लांट्स के तो लीव्स ग्रीन भी नहीं होते, तब आप कैसे पता लगाएंगे? तब तो आप पता कैसे लगा सकते हैं कि लीव्स हेल्दी है ना। पता चल जाता है कि अगर हेल्दी लीव्स हैं तो वो क्या है, अलाइव है, और अनहेल्दी लीव्स अलग से ही दिखाई दे जाते हैं, है ना, मुरझाए हुए पत्ते। तो चाहे कलर कुछ भी हो, हमें पता चल जाता है कि वेदर अ प्लांट इज अलाइव और नॉट। ठीक है, तो यानी कि उनके अंदर ग्रोथ भी हमें दिखती, कोई मूवमेंट दिखती है हमें प्लांट्स में, है ना। प्लांट्स इधर से उधर तो मूव करते हुए नहीं नजर आते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, एनिमल्स की तरह, बट उनकी मूवमेंट को हम उनकी ग्रोथ से देख सकते हैं उनकी ग्रोथ से। ठीक है, लेकिन कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्रोथ विजिबल ही नहीं होती, हालांकि वो हेल्दी होते हैं, वो अलाइव होते हैं, पर उनकी ग्रोथ हमें दिखाई नहीं देती। वी कांट सी देयर ग्रोथ विद अवर नेकेड आइज। यस, इट इज़ पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डेजर्ट प्लांट्स की, तो डेजर्ट प्लांट्स ज़्यादातर क्या होते हैं, अपनी ग्रोथ लिमिटेड रखते हैं और वो सालों तक अलाइव रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो जिस मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं उनकी मॉलिक्यूल्स में अंदरूनी कोई मूवमेंट हो रही है। मानते हैं इस बात को, अंदरूनी कोई मूवमेंट हो रही है जो कि हमें विजिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो अलाइव हैं, यट उनकी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, फिर भी हम ये कह सकते हैं वो अलाइव हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी यही चीज़ होती है। आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड होता है ना। वो भी सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है अपने प्राइमरी लेवल की क्लासेस में, है ना। और अगर हम इस स्ट्रक्चर में कुछ थोड़ा सा भी इधर उधर कर दें, कोई डैमेज हो जाए, कोई रिपेयर हो जाए, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो हमारी लाइफ को भी खतरा हो सकता है। यही बात है ना। तो ये जो सेल्स होते हैं ये भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, इनमें भी मूवमेंट होती है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे आप इस क्लास में बैठे हो या फिर आप सो रहे हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई प्रोसेस चलता रहता है ताकि वो जो है एक प्रॉपर मेंटेन कर सके, अपने स्ट्रक्चर को रिपेयर कर सके किसी भी डैमेज से। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए क्या हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना। हमें एनर्जी की ज़रूरत कहाँ से आएगी? ये एनर्जी आप लोग कहेंगे कि मैम ये एनर्जी हमें कहीं बाहर से यानी कि आउटसाइड सोर्स से मिलेगी। उस आउटसाइड सोर्स का क्या नाम है? फूड। हमें, वेरी गुड, वो हमें फूड से मिलेगी। फूड से हमें एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है बहुत सारे फंक्शंस करती है जो हमें दिखाई भी नहीं देते, है ना। तो फूड ही वो
वो ज़रिया है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है बच्चों, तो हमने फूड लिया और एनर्जी को यूटिलाइज करा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। मानते हो इस बात को? है ना, न्यूट्रिशन आपने पढ़ रखा है। चलिए ठीक है। अब ये जो एनर्जी हमें फूड के फॉर्म में मिली है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है खाना खाने का, उनका अलग टाइप का फूड होता है सभी का ही, है ना, ये होता है। तो कोई तो सिंपल सब्सटेंसेस लेते हैं जैसे कि प्लांट्स वगैरह पे डिपेंडेंट होते हैं, पर कुछ कॉम्प्लेक्स भी लेते हैं। तो क्या हमारा फूड हमारे शरीर में एज इट इज़ रहता है? नहीं रहता, क्योंकि हमारा शरीर एनवायरनमेंट जो है हमारे शरीर के कंट्रोल में नहीं है, हम एनवायरनमेंट के कंट्रोल में हैं। तो इसके लिए हमारा जो शरीर है वो क्या करता है, इस फूड को, इस जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उन कॉम्प्लेक्स फूड को, हमारे आप देखेंगे जितना भी फूड है, ठीक है, जितना भी कोई भी हमारा लाइफ में कोई भी चीज़ चल रही है ज़्यादातर कार्बन मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है ना, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, उनको हमने ब्रोकन डाउन कर दिया सिंपलर सब्सटेंसेस में। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? यानी कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है ना, कोई केमिकल लोचा चल रहा है हमारी बॉडी में, है ना, केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। और वो केमिकल रिएक्शंस आपके मोस्टली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। वो ज़्यादातर क्या होते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी ऑक्सीजन? फूड तो ले लिया हमने, है ना, अभी तक हमने यही पढ़ा ना कि रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलेगी फूड से, ये तो चीज़ ठीक है। लेकिन ये फूड जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में कैसे तोड़ा जा सकता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, जिसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? हमारी नेजल कैविटी से आएगी, है ना, नेजल कैविटी से हमें क्या मिलेगी बच्चों? ऑक्सीजन मिलेगी। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है इतनी कि ऑक्सीजन मिल गई हमें। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी? इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन कर देगी और हमें एनर्जी दे देगी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, जिससे हमें क्या मिल रही है? ओवरऑल हमें मिल रही है एनर्जी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन कह सकते हैं, है ना, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही है ना, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये हुआ हमारा दूसरा लाइफ प्रोसेस। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लाइफ प्रोसेसेस का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। तो रेस्पिरेशन हो गया। अब आते हैं कि चलो ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की, तो उनको फूड टेक इन करने के लिए, फूड लेने के लिए अपने अंदर और गैसेस की एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी पूरी बॉडी जो है एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में होती है। उनकी पूरी बॉडी जो है एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में होती है। ठीक है, एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में होती है, किसमें? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो इसीलिए उनका एक्सचेंज, न्यूट्रिशन है ना, रेस्पिरेशन, ये सब एक ही बॉडी पार्ट से चलेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करूं, ठीक है, जैसे कि आपके एनिमल्स, बर्ड्स या फिर हम लोग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमारे अंदर एक ही बॉडी पार्ट से काम हो जाएगा क्या? आप बताइए। नहीं होगा मैम, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमें नेजल कैविटी चाहिए, है ना, लंग्स चाहिए, और फूड टेक इन करने के लिए हमें अपना माउथ चाहिए। ठीक है, हमें स्टमक चाहिए। ये चीज़ तो समझ में आ गई कि मल्टी सेलुलर का जो होता है उससे ना डिफ्यूजन काम नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात।
तो अब हमने ये तो बात समझ ली, यानी कि स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होंगे अलग से, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए अलग, डाइजेशन के लिए अलग, है ना, अलग अलग स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि एक ही हमने फूड भी ले लिया, ऑक्सीजन भी ले लिया और एक ही बॉडी पार्ट में आकर ये रुक गए, तो क्या काम हो जाएगा? आप बताइए। नहीं, क्योंकि एनर्जी तो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को ज़रूरत है, पैरों को ज़रूरत है एनर्जी की, हाथों को ज़रूरत है, ब्रेन को ज़रूरत है, तो एक जगह तो नहीं काम चलेगा। इसे अलग, जो एनर्जी बनी है इसे अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट होना होगा, हर बॉडी पार्ट में जाना ज़रूरी है, ये आप मानते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हमारा सेकंड था हमारा रेस्पिरेशन, और थर्ड आया कि जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज डेवलप हुए हैं वो किसके लिए हुए हैं? एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ऑल राइट। अच्छा, अब एनर्जी भी चली गई, फूड भी चला गया, ऑक्सीजन भी चला गया और एनर्जी सारी बॉडी में ट्रांसफर हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, ठीक है। अब जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या उसमें कोई बाई प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे काम के ही नहीं हैं, बिल्कुल निकलेंगे, वो वेस्ट हैं, यूजलेस हैं, ठीक है। तो क्या हम उन्हें पड़े रहने दें अपनी बॉडी में? नहीं, क्योंकि अगर वो पड़े रहेंगे, टाइमली रिमूव नहीं करेंगे हम अपनी बॉडी से, तो क्या होगा? वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसके लिए भी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज डेवलप हुए, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। क्या आता है? वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कौन से सिस्टम के होते हैं बच्चों? एक्सक्रीटरी सिस्टम के होते हैं, ठीक है। तो ये ही है हमारे सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में चलते हैं। अब आपको समझ में आया कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, इसके पीछे की कहानी क्या है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन को। हम बाय पार्ट्स अलग अलग वीडियोस में इन सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करेंगे। न्यूट्रिशन के भी दो टाइप के मोड्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हीटरोट्रॉफिक। हम लोग आज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अपनी नोट्स कॉपी निकालिए और उसके अंदर हेडिंग डालिए न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, खाना खाओ, टेकिंग इन फूड and utilize it in the form of energy, utilize it in the form of energy। क्या ये चीज सही कही मैंने न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। और न्यूट्रिशन हमें किससे मिलता है? फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे, जिसमें से प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बच्चों? लार्जर अमाउंट में इनकी जरूरत होती है बॉडी को, लार्जर अमाउंट्स में, ठीक है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं बच्चों? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वहीं अगर मैं विटामिन्स और मिनरल्स की बात करूं, विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करूं, तो ये कम अमाउंट में भी चल जाते हैं, रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, ठीक है, बाय द बॉडी। तो इसे मैं कह सकती हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या कह सकती हूँ इन्हें? मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कह सकती हूँ। तो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। 2 मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है आपका हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या अंतर है इन दोनों में? क्या अंतर है इन दोनों में? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है,
ठीक है, ऐसे नहीं जैसे मम्मा घर में बनाती हैं वो नहीं, मतलब नेचुरली अपने आप बनाते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। ये अभी तक आप प्राइमरी लेवल में पढ़कर आ रहे होंगे। बस उसी को ही पूरा एक इकट्ठा करके एक लाइफ प्रोसेस चैप्टर 10th में डाल दिया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which living organism prepare its food, living organism prepares its own food, prepare its own food, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल कहूँ तो एग्जाम्पल आते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स या फिर कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, कोई एग्जाम्पल दे सकता है इस बैक्टीरिया का? जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे। ये चीज क्लियर हो गई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अब आते हैं अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, आप लोग खुद लिख लीजिएगा कि इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे पे डिपेंड है, जैसे कि प्लांट्स पे डिपेंड है, हम सब प्लांट्स पे डिपेंडेंट है ना, अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आता है आपका ह्यूमंस, एनिमल्स एंड फंगाई एटसेट्रा। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया। इसमें ये खाना खुद बना रहे हैं, इसमें ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को तो पढ़ेंगे हम कल, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल है, बस छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको रिकॉल करने हैं। ठीक है, आपने सब चीजें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अभी मैंने बताया कि जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट्स, आपको पता है ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई एम श्योर आप सबको पता होगा क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, जल्दी से बताइए। इसके लिए जरूरत है मैम हमें कार्बन डाइऑक्साइड की, दूसरा हमें जरूरत है वाटर की, तीसरा हमें जरूरत है सनलाइट की, और चौथा हमें जरूरत है क्लोरोफिल की। यही बात है कि नहीं है? सबको रिमाइंड हो गया, सबको रिकॉल हो गया ना अपना? ऐसा लग रहा है कि छोटी क्लासेस में है ना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई हमें मिलती है एयर से, ठीक है। वाटर हमें मिलता है सॉइल से, जो कि रूट्स लेकर आते हैं। कैसे? अगर मैं एक लीफ लेती हूँ, ठीक है, ये मेरा लीफ है, ये इसकी मिड रिब है, ठीक है, ये इसका लैमिना है पूरा, ये क्या होता है? लैमिना। ये मिड रिब है, ये क्या है? मिड रिब है, ठीक है। यहाँ पे दो वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं, ये मैंने थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आपको दिखाई दे जाए, छोटे से होते हैं, ये होते हैं आपके वेस्क्यूलर बंडल्स। वेस्क्यूलर बंडल्स कौन कौन से होते हैं आपके? जाइलम एंड फ्लोएम। आई होप आप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो जो ये जाइलम होता है ना, जाइलम, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कौन सा वेस्कुलर बंडल वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो वो है आपका जाइलम, ठीक है। और ना ही सिर्फ वाटर को बल्कि मिनरल्स को भी। कौन कौन से मिनरल्स हैं जो सॉइल में होते हैं? वो है हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं? मिनरल्स हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो है सॉइल में कैसे आता है? अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट की अगर नाइट्रोजन मिल जाए तो। कैसे आता है? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक है। किसके फॉर्म में? नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स होते हैं। तो ये जो है जाइलम,
इन्हें ऊपर ले जाता है, इन्हें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाता है। ये चीज समझ में आई। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, वहां से भी नाइट्रोजन मिल जाती है। सिंपल सिंपल। पानी कौन लेकर गया? जाइलम लेकर गया। मिनरल्स कौन लेकर गया? जाइलम लेकर गया। समझ में आ गई बात। अब आते हैं सनलाइट, जो कि हमें सन से मिलती है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है लीफ में एक साइट होती है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि लीफ को ग्रीन कलर देता है। ठीक है, अगर मैं एक लीफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया का ओवरऑल व्यू देखूं तो इस तरीके से अगर मैं काट के देखूं, ये है हमारा एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, और यहाँ पे इस तरीके से ये मुझे माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे। तो ये क्या है? ये है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोफिल होता है। तो अगर एग्जाम में आता है, जब हम समझते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आएगा। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट, हमसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, तो आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में। चारों रॉ मटेरियल क्लियर हो गए? क्लियर हो गए। तो अगर मैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखूं, ठीक है, चलिए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखते हैं जल्दी से। क्या होगी? सबको पता ही होगी, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। यही बात है ना? इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या है? आपका फूड है। ये जो खाना आपका लीफ बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है, अगर ये एक्स्ट्रा हो जाए, है ना, अगर कुछ तो ग्रोथ में काम आ जाता है एनर्जी की तरह, लेकिन कई बार एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी बन जाता है। उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फूड जो है अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। जैसे आपके पास कभी कभी एक्स्ट्रा सामान आ जाता है तो आप स्टोर रूम में स्टोर कर लेते हैं ना, तो ऐसे ही ग्लूकोज को भी वो क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। तो अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में स्टोर होता है बच्चों? स्टार्च के फॉर्म में। क्या ये चीज क्लियर हो गई? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, हमारा क्या बना? ग्लूकोज बना। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है स्टार्च के फॉर्म में जो है स्टोर हो गया। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में भी तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता होगा, है ना? सिंपलर कार्बोहाइड्रेट तो यही है। कार्बोहाइड्रेट सिंपलर कौन सा है? ग्लूकोज है। तो क्या एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में आता है? बिल्कुल फैट्स के फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन। ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक कोई टर्म आया तो मैंने सोचा बता दूं यही, है ना? ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर होता है ह्यूमन बींग्स में, और प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में। क्या इतनी चीज समझ में आ गई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या क्या इवेंट्स हैं ध्यान से देखेंगे, बस यही रिएक्शन है, थोड़ी सी डिटेल है। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात है नहीं। तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, क्या क्या इवेंट्स होते हैं? सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन होती है। सबसे पहले क्या होती है बच्चों? एब्जॉर्प्शन। किस चीज की एब्जॉर्प्शन मैम? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट की एब्जॉर्प्शन होती है। कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। कौन करता है बच्चों? क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। ठीक है, यानी कि सनलाइट जो है वो किसको एक्टिवेट कर रही है? अगर हम रिवर्स ऑर्डर में कहें तो क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर रही है। ठीक है, सनलाइट एब्जॉर्ब हो गई। एक रॉ मटेरियल का काम समझ में आ गया। दूसरा अब जो ये क्लोरोफिल ने जो सनलाइट एब्जॉर्ब करी है, इसकी कन्वर्जन होगी। क्या होगी? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी जो हमें सन से मिली है, लाइट एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू बच्चों केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी में लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई। दोनों इवेंट समझ में आए? क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब करा और फिर उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी में। अभी भी दो रॉ मटेरियल बचे हुए हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये केमिकल एनर्जी है, ये क्या करेगी? वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में।
ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा थर्ड इवेंट आएगा कि विच लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 रॉ मटेरियल यूज हो गए। अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बाकी है, अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बाकी है। क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा कि ऑक्सीजन तो आपको पता है कि बाय प्रोडक्ट की तरह निकल गया, जो कि ह्यूमन बींग्स के काम आता है ना, ग्रो मोर ट्रीज, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, खत्म काम। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, वो रिडक्शन करवाता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करवाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, और वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, ग्लूकोज होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये चारों इवेंट समझ में आ गए, सिंपल थे, है ना। लाइट एनर्जी ली, केमिकल एनर्जी बनाया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन से रिडक्शन करवा दी कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बोहाइड्रेट्स में। एक माइंड मैप बना, कुछ पिक्चर बन रही है आप लोगों के दिमाग में, है ना। तो आई थिंक ये इवेंट्स अब आपको क्लियर हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट। अब आता है कि चलो वाटर का तो हमने बता दिया कि जाइलम के थ्रू ये जो है ट्रांसपोर्ट होता है ना। फ्लोएम क्या करता है, अभी वर्ड आया था ना, फ्लोएम क्या करता है, ये फूड को लीव्स से लेकर जाता है बाकी पार्ट्स तक, है ना। लीव्स को किचन बोलते हैं ना प्लांट की, वहां पे खाना बन गया, अब खाना बाकी जगह सर्व कौन करता है, कौन है वेटर, वो है फ्लोएम। ठीक है, और जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है वो वाटर को लेकर जाता है लीव्स तक। समझ में आ गई बात। अब आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है लीव्स तक, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। ठीक है, आप लोगों ने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है हमारे लीव्स के ऊपर कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा विच इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यही बात है। तो अगर मैं स्टोमेटा का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू लूं, ठीक है, वैसे तो ये हमें लीव्स में इस तरीके से टाइनी पोर्स होते हैं, लेकिन अगर मैं इसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू लूं तो ये इस तरीके से होता है, ये। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमेटल पोर होता है बच्चों, ये क्या होता है, स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये होते हैं हमारे गार्ड सेल्स, ये क्या होते हैं हमारे गार्ड सेल्स, और इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, तो ये होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होती है, ठीक है, तो ये स्टोमेटल पोर क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होती है। अब हमारा काम हो गया खत्म, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है। ठीक है, रात का टाइम हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, तो ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, इनको बंद कर देते हैं। ये गार्ड सेल्स क्या करेंगे, इनको इस तरीके से बंद कर देंगे। ठीक है, ये स्टोमेटल पोर हो गया बंद। ठीक है, क्लोज्ड। समझ में आई बात। तो क्या होता है, मान लो ये ओपन भी रह गया मैम, तो क्या हो गया, ओपन रहने से क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन भी तो होती है, यानी वाटर लॉस। तो वाटर लॉस ह्यूज अमाउंट में होगा। इफ केप्ट ओपन तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन से ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस भी होता है। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस। ठीक है, तो भाई जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जब तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए जब तो हम पानी को बचा सकते हैं ना। तो जब पानी इसके अंदर जाता है तो गार्ड सेल्स क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, और यहाँ पे गार्ड सेल्स क्या करते हैं, यहाँ पे ये श्रिंक हो जाते हैं, है ना, और बंद हो जाते हैं। ये चीज समझ में आई। तो यानी गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन की अगर मैं बात करूं, फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या हुआ, गार्ड सेल्स का फंक्शन हुआ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, यही बात है गार्ड सेल्स की। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं।
समझ में आ गई बात? तो दिस कंप्लीट्स योर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई होप आज का टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, साथ साथ समझ भी आ गया होगा और चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, फिर भी कोई क्वेरी आती है डू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसके अंदर हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।